एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी पर दोस्तों हमारा सेशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमारा अभी समाज शास्त्र में समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणा अर्थात की बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी का जो सेशन चल रहा था, उसी को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा आज फोर्थ लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें दोस्तों हम दो टर्मों पर बात करेंगे। इस दो टर्म के अंतर्गत जो हमें विशेष बात करनी है दोस्तों, वो होगी सबसे पहले समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर, अर्थात कि पूरे विश्व में और विशेष करके यूरोपीय समाज शास्त्र की उत्पत्ति और उसमें विकास किस प्रकार से विकास हुआ, उस पर बात करेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों सेकंड टर्म में जो हम बात करेंगे, भारत में समाज शास्त्र के विकास पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके दोस्तों इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। शुरू करें लेक्चर को। उससे पहले मैं सभी दोस्तों को बता दूं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, दोस्तों, वो प्रज्ञान हिंदी जीके चैनल को, जो कि यूट्यूब पे आप लोगों के लिए चैनल बना दिया गया है, उसे ज्वाइन कर ले, जहां पर सभी प्रकार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करते हुए सभी जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को कवर किया जाएगा। ठीक है ना। संविधान वहां पर हम स्टार्ट कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, विद नोट से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। आप सभी जानते हैं अच्छे से कि हम सभी क्लास को टॉपिक वाइज टॉपिक ही लेकर आते हैं। सोशियोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम बात करेंगे समाज शास्त्र की उत्पत्ति अर्थात की टॉपिक नंबर 3 पर हमारी आज चर्चा होने जा रही है। क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार ही हम सभी टॉपिकों को कवर करते हैं, और यही नवोदय क्लासेस की विशेषता है। चलिए, तो क्या पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, क्या पढ़ेंगे? शुरू में ही आपको बता चुका हूं, दो टर्म पर बात करेंगे, समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर, और उसके बाद में हम बात करेंगे भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर कंप्लीटली चर्चा होगी। ठीक है ना। टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न दोस्तों, कुछ प्रश्न है, स्लाइड आप पढ़ते रहना। आप जब स्लाइड डाउनलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा नोट्स का, वहां से डाउनलोड करके स्लाइड को पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें देखिए समाज शास्त्र के विकास की, तो चूंकि अगर आप कंटिन्यूअसली शुरू से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, प्रारंभिक के 2 लेक्चर में अगर आपने इसके फॉलो किए हैं, लेक्चर नंबर 2 और 3 भी अगर आपने कवर किया है, तो आपको अब इसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अब ये जो कुछ टर्म है वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती चलेगी। प्रथम चरण की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रथम चरण की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रथम चरण के अंतर्गत देखिए सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का जो विकास हुआ है, अभी आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में जब आप इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो समाज शास्त्र की ये बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत है। समाज शास्त्र के जितने भी पार्ट आपको पढ़ने हैं वो सभी इसके बाद ही आते हैं, है ना। तो ये शुरुआत है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस विश्व में, इस पृथ्वी पर जो समाज शास्त्र जैसा कोई सब्जेक्ट है, तो इस विषय की शुरुआत कैसे हुई, इसका विकास दरअसल हुआ कैसे। ठीक है ना। तो इस समाज शास्त्र का जो विकास है दोस्तों, ये विकास 4 चरणों में माना जाता है कि 4 चरणों में समाज शास्त्र का विकास हुआ है। कहां पर? इस विश्व में। और चूंकि प्रारंभ में मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्लीट हम समाज शास्त्र को विशेष 2 टर्मों में समझेंगे। पहले हम बात करेंगे यूरोप में समाज शास्त्र की उत्पत्ति पर, उसके बाद हम बात करेंगे भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति पर। दोनों टर्म को अलग अलग सेपरेटली हम समझेंगे तो ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और चूंकि सभी किताबों में इन दोनों टर्मों को मिक्स किया गया है, इस कारण से आपको थोड़ी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें दोस्तों समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर, तो उससे पहले हम समाज शास्त्र के कुछ बेसिक कंसेप्टों को समझ लेते हैं। समाज शास्त्र उस सामाजिक विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत समाज, सामाजिक घटना समूह और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये विशेष कोई ऐसी विशेषता नहीं है, इसको आप अच्छे समझते हैं। इसमें विशेषता है तो आपके लिए ये है दोस्तों, रॉबर्ट बियरस्टीड ने एक परिभाषा दी है समाज शास्त्र की, और वो कहा है उन्होंने कि समाज शास्त्र का जो अतीत है वो बहुत लंबा है। समाज शास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है, परंतु इसका जो इतिहास है वो संक्षिप्त है। इस टर्म को आप पहले भी पढ़ चुके हैं हालांकि, लेकिन इसका अर्थ पहले भी समझे थे, एक बार अब भी देख लीजिए। समाज शास्त्र का अतीत अर्थात ये कि समाज शास्त्र को हम हजारों वर्षों से जी रहे हैं। हमारा समाज अर्थात मनुष्य का समाज, जिस समाज में मनुष्य रहता है,
इस प्रकार के कुछ समूह या सामाजिक जो धारणाएं होती है उनको व्यक्ति हजारों वर्ष पहले से जी रहा है, अर्थात कि समाज शास्त्र की परंपरा तो हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन जब हम एक व्यवस्थित इतिहास की बात करते हैं तो ये एकदम अभी नया है, इतिहास बहुत छोटा है इसका, समाजशास्त्र का। ये परिभाषा दी थी रॉबर्ट बियरस्टीट साहब। क्लियर है? सिर्फ आपको ये परिभाषा यहाँ पर याद रखना है, बाकी तो आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति को हम कुछ चरणों में यहाँ पर समझेंगे और उसके 4 चरण हमने देख लेते, प्रारंभ में ही देख लिए हैं। 4 चरणों में हम पूरे समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात करेंगे और वो भी कहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो यूरोप के अंतर्गत जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो देखिए, सामान्यतः समाजशास्त्र के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है वो यूरोप में ही मानी जाती है। दोस्तों थोड़ा सा हम लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले कुछ व्यवहारिक बात कर ले तो ज्यादा उचित होगा, इसी टॉपिक से संबंध में ही है। देखिए, समाज शास्त्र की उत्पत्ति पर हमारे यहाँ पर 2 संघर्ष चलने वाले, 2 विशेष बातों पर संघर्ष चलने वाला। एक ये कि यूरोप वासी जो है, जो यूरोप के हैं, जैसे यूरोप को तो आप समझते हो ना, यूरोप अर्थात सभी पश्चिमी देश, जहां पर ब्रिटेन, इंग्लैंड वगैरह, जर्मनी है ना, तो फ्रांस वगैरह सभी देश आते हैं, पश्चिमी देश, उनको हम क्या बोलते हैं, यूरोप बोलते हैं। यूरोप देश के जो विद्वान है वो बोलते हैं कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति कहां पर हुई है, यूरोप में। वहीं भारत के समाज शास्त्रियों का कहना है कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति भारत में हुई। अब चूंकि हम भी भारतीय हैं तो हम भी यही कहेंगे कि भारत से ही इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन हम ये कहते वक्त हम कुछ उचित प्रमाण भी देंगे। जैसे आप खुद अनुमान लगा सकते हो, जी हाँ, यूरोप में इस पर चर्चा होना प्रारंभ हो चुका था भारत से पहले, लेकिन याद रखिएगा समाज शास्त्र की अगर वास्तविक उत्पत्ति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वेद पुराण जो हमारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं उस समय से ही समाज शास्त्र की उत्पत्ति हो चुकी थी। बस एक ये नाम नहीं आया था, एक व्यवस्थित रूप से एक किताब नहीं थी, एक व्यवस्थित रूप से हमने समाज शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ जरूर नहीं किया था, परंतु समाज शास्त्र को हम जीना प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही कर चुके थे, जो कि हजारों वर्ष पहले का इतिहास रहा है। जहां पर जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ी होगी तो वहां देखा होगा कि हमारी जो सिंधु घाटी व्यवस्था की जो विशेषताएं थी, जो समाज थी, वो नगरीय सभ्यता नगरों में चलती थी, अर्थात नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उस समय पूरे यूरोप में दोस्तों कहीं पर भी ये नगरीय व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वो कबीलों में रहते थे। पूरे यूरोपवासी कहाँ रहते थे, कबीलों में रहते थे, जब भारतीय नगरों में निवास करते थे। तो इन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति अगर प्रथम हम बात करें तो ये भारत में ही, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें दोनों पक्ष पढ़ने हैं, यूरोप वासियों के भी पढ़ना है और भारतीयों का पढ़ना है, तो चलिए अब पहले यूरोप की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यूरोपीय समाज शास्त्रियों का मानना है कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक अवस्था जो थी वो यूरोप में ही हुई थी, जबकि भारतीय विचारकों का कहना है कि सामाजिक जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें हमारे वेद पुराण उपनिषद महाकाव्य अर्थात वैदिक ग्रंथों में काफी सारी बातें समाज की हमें प्राप्त होती है। यूरोपीय धारणा के अनुसार अगर बात करें, मतलब यूरोपियों के अनुसार अगर बात करें तो 400 वर्ष पूर्व, 400, अब देखिए दोस्तों क्या बता रहा है, 400 साल पहले, अभी से मात्र 400 साल पहले, जबकि हम तो हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना। तो यूरोपीय धारणा के अनुसार मात्र 400 वर्ष पहले प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक रिपब्लिक, अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉलिटिक्स, इसमें समाज की घटना और समाज की समस्याओं का वर्णन मिलता है। क्या कहा, इसमें समाज और समाज की समस्याओं का वर्णन मिलता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनकी किताबों में ये वर्णन तो मिलता है, लेकिन सिर्फ कुछ समझ, मतलब एक जो है दर्शन के आधार पर ही इसको हम पढ़ सकते हैं, इनके अध्ययनों को देख सकते हैं, समाज के आधार पर नहीं देख सकते। अर्थात ये कि प्लेटो साहब ने जो अपनी किताब लिखी थी रिपब्लिक और अरस्तु साहब ने जो पॉलिटिक्स लिखी थी, इसमें समाज की बात तो की गई है, लेकिन समाज की ऊपरी परत की बात की गई थी, अर्थात समाज को दर्शन के रूप में तो हम देख सकते हैं, परंतु सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उन किताबों में चर्चा नहीं की गई है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन विचारकों के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए थे वो समाज शास्त्रीय न होकर के दर्शन शास्त्री थे। कैसे थे दोस्तों, दर्शन शास्त्री।
ठीक है, तो प्रथम चरण में हमने ये प्राचीन व्यवस्था के बारे में बात की। द्वितीय चरण की अगर बात करें दोस्तों, तो ये द्वितीय चरण भी हमने से प्राचीन इतिहास की भी बात करता है, प्राचीन समय की बात करता है। और ये समय रहता है दोस्तों इनका कौन सा, 6 से लेकर की 14वीं शताब्दी के मध्य का। कहां से, 6 से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य का ये समय रहता है। ठीक है, 13वीं शताब्दी तक की अगर बात करें, मतलब कि 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक की अगर आप बात करें, तो समाज की समस्याओं को समझने के लिए जिन विशेष हथियारों का इस्तेमाल होता है, वो हथियार थे धर्म और दर्शन। क्या थे, धर्म और दर्शन। ठीक है ना, समाज में कोई सी भी समस्या होती थी तो उस समस्या से निपटने के लिए धर्म का या दर्शन का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे किसी को बुखार आया तो किसी देवी देवता के पास लेके चले जाओ, कुछ कभी तो बुखार ठीक होता था, कोई तबियत है ना, कोई भी तबियत खराब होती थी किसी की, तो क्या होते थे, वो झाड़ा फूकी होती थी, या फिर जो है कोई भी पंडित या कोई भी मतलब उस समय के जो वेद होते थे उनके द्वारा जो है कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम किया जाता था, जिसके माध्यम से उनकी सभी जो तबियत खराब होने वाली स्थिति होती थी या अन्य कोई समस्या होती थी सामाजिक रूप से, तो वो समाप्त हो जाती थी। क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों, लेकिन क्या हुआ, कब, 13वीं शताब्दी से पहले की बात हुई। लेकिन 13वीं शताब्दी जब आई तो इस समय तक अब समाज जो है अपने निर्णय अब तार्किक ढंग से लेने लगे। अब क्रम समझना खाली आप। दूसरे चरण में हम क्या बात कर रहे हैं कि 6 से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में ये चरण रहता है। 13वीं शताब्दी तक की अगर बात करें तो समाज की समस्याओं को समझने के लिए धार्मिक क्रियाकलापों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 13वीं शताब्दी के आगे के चरणों में अब मनुष्य अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अब तार्किक ढंग से निर्णय लेता है, तार्किक ढंग से निर्णय लेता है। जिससे अब क्या होगा कि इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे समाज में या समाज के अध्ययन में, समाज की समस्याओं को समझने में तर्क का महत्व बढ़ जाएगा भाई, अब तर्क का महत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस युग में यह विश्वास किए जाने लगा कि समाज एक क्या है, गतिशील व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, गतिशील व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की, किसकी, तीसरे चरण की दोस्तों हम बात करेंगे। तो तीसरे चरण के अंतर्गत ये चरण जो स्टार्ट होता है वो 15वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है, 15वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है। इसमें सामाजिक अध्ययन में अगर हम बात करें दोस्तों, तो समाज की समस्याओं को समझने के लिए अब वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अब अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल तो सेकंड चरण में, दूसरे चरण में ही करना प्रारंभ कर दिया था उसने। ठीक है ना, सेकंड चरण में प्रारंभ कर दिया था, दूसरे चरण में। तो तीसरे चरण तक आते आते उसने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके और अब क्या करना प्रारंभ कर दिया, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था समाज की समस्याओं को समझने के लिए। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, विचारकों के बौद्धिक चिंतन से समाज शास्त्र का जो आधुनिक रूप है, जो आधुनिक अर्थात जो वर्तमान का रूप है, वो निकलकर अब बाहर आने लगा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो चौथे चरण की जब बात करेंगे, तो चौथा चरण जो लास्ट वाला रहा है दोस्तों, ये 18वीं शताब्दी से माना जाता है। इस वाले चरण के अंदर क्या होता है, इस वाले चरण में वास्तविक रूप से जो समाजशास्त्र था वो अब एक पुस्तक का रूप ले लेता है। वो समाजशास्त्र पुस्तक का रूप ले लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब समाजशास्त्र पुस्तक में जो है संकलित हो चुका था, नियमों में संकलित हो चुका था, जिसका अध्ययन अब लोगों को करवाया जाने लगा था। अर्थात कि अगस्त काम्टे साहब ने, जो कि फ्रांस के विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान थे, अगस्त काम्टे, उन्होंने अब एक समाजशास्त्र नाम जो है प्रस्तुत किया। और इन्होंने ही समाजशास्त्र, सबसे पहले समाजशास्त्र की धारणा व्यक्त की थी। इसलिए अगस्त काम्टे को ही समाजशास्त्र का क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्लियर है। 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ। पेरेटो, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स वेस्टर, कार्ल मार्क्स, टोनी स्पार्क, सोरोकिन, मैकाइवर, इन सभी ने दोस्तों समाजशास्त्र के विकास में बहुत ज्यादा योगदान प्रस्तुत किया। ये अध्ययन हो चुका है 4 चरणों में आपका यूरोपीय दृष्टि के अनुसार। ठीक है ना। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो भारतीय चिंतन की हम बात करेंगे। समाजशास्त्र में भारतीय चिंतन की बात करेंगे दोस्तों। तो भारतीय चिंतन की बात करेंगे तो भारत में समाजशास्त्र के विकास को समझने के लिए भी हम 3 विशेष स्टेप को फॉलो करेंगे। 3 विशेष स्टेप को फॉलो करेंगे। 3 स्टेप एक बार आप देख लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप घूम लेता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, कहीं प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
तो इन 3 स्टेप में सिंपल से याद रखिएगा। भारत में भी हम समाज शास्त्र के विकास की जब बात करेंगे तो 3 स्टेप में समझेंगे। प्राचीन भारत में क्या व्यवस्था थी समाज शास्त्र की, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत में क्या स्थिति थी, और आधुनिक अर्थात वर्तमान भारत में क्या स्थिति थी समाज शास्त्र की। सिर्फ तीनों काल के अनुसार, तीनों भारत के इतिहास के कालों के अनुसार हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन समय की। प्राचीन समय की जब बात करेंगे तो दोस्तों भारत में समाज शास्त्र की अगर हम बात करें तो हालांकि यूरोपीय विद्वानों का मानना रहा है, यूरोपीय विद्वानों का मानना रहा है कि समाज शास्त्र का जो उदय हुआ, समाज शास्त्र नामक सूर्य का जो उदय हुआ वो यूरोप में होता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको ये एकदम क्लियर दिखे, ठीक है। जबकि 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 दोस्तों भारत में देखिए यूरोप वासियों का मानना था कि ये जो है यूरोप में इसका उदय हुआ, किसका, समाजशास्त्र का। लेकिन वास्तविक रूप से जैसा कि मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि समाज शास्त्र की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो जब यूरोप वासी कबीले में रहते थे उस समय भारत में नगरीय व्यवस्था पनप चुकी थी। जब ये यूरोपीय लोग कबीलों में रहते थे, झोपड़पट्टियों में रहते थे, उस समय भारत में एक व्यवस्थित समाज के संगठन की स्थापना हो चुकी थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें यही प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना, जो हजारों साल पुरानी है। उस समय समाज व्यवस्था या समाज शास्त्र के अध्ययन के रूप में अलग से कोई अध्ययन तो स्टार्ट नहीं, मैं आपको प्रारंभ बता चुका था। भाई हम समाज शास्त्र की परंपरा को हजारों सालों से जी रहे हैं। हाँ, अध्ययन कार्य इस पे प्रारंभ नहीं हुआ था, ठीक है। एक सब्जेक्ट के रूप में समाज शास्त्र का अध्ययन कार्य भारत में प्रारंभ नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो भारत के प्राचीन ग्रंथ समाज व्यवस्था के आधार, परिवार, विवाह, वर्ण, है ना, आश्रम व्यवस्था, ये सब क्या थी, ये समाज की ही तो दोस्तों ये एक मैनेजमेंट था, समाज का मैनेजमेंट। वो समाज का मैनेजमेंट क्या कहलाएगा, समाज शास्त्र कहलाएगा ना, ठीक है ना। ये हजारों वर्ष पुरानी थी व्यवस्था, अर्थात कि समाज शास्त्र हमारे पास हजारों सालों से है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में समाज शास्त्र के विकास की एक लंबी परंपरा रही है। क्या रही है दोस्तों, लंबी परंपरा रही है, ठीक है ना, लंबी परंपरा रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं 3 स्टेप में। सबसे पहले बात करेंगे कि प्राचीन समय में भारत में समाज शास्त्र की क्या स्थिति थी। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा प्राचीन ग्रंथों में जो सामाजिक चिंतन की का जो है व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। कैसे, अब जरा समझिए इसको। अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये सारे जितने भी वेद पुराण है, जितने भी हमारे ये जो मंत्र एक ग्रंथ है, ये सारे ग्रंथ समाज को व्यवस्थित करने के लिए भरे पड़े हैं। सभी ग्रंथों में ले देकर एक ही बात का वर्णन किया गया है कि समाज कैसे व्यवस्थित हो, समाज को कैसे रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जब समाज की बात हमारे ये हजारों साल पुराने ग्रंथ कर रहे हैं, तो यूरोप की हम धारणा कैसे मान लें कि यूरोप में पहले समाज शास्त्र का विकास हुआ होगा, है ना। तो सामाजिक चिंतन का व्यवस्थित रूप जो है हमें भारतीय चिंतनों में अर्थात भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलता है। इन ग्रंथों के अवलोकन से, इन ग्रंथों को पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी या काफी जो उन्नत प्रकार की थी, और जीवन के आवश्यक मूल्यों पर जो है गहन चिंतन होता था, गहन चिंतन होता था। धर्म, अब देखिए कितनी बड़ी टर्म थी दोस्तों, इसको वैज्ञानिक पद्धति भी माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये आपके चार वर्ण, चार आश्रम है, माफ करना, पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ है, ये एक वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करते हैं। इन चार पुरुषार्थ में ही व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता था, और इस चार पुरुषार्थ में जीते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहता था, निरंतर क्रियाशील रहता था। तो ये भी तो एक विशेष प्रकार से समाज को ही मैनेज करते थे, है ना। तो इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता था, प्रयत्नशील रहता था हमेशा, आजीवन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य का नीति शास्त्र, मनु की मनुस्मृति, मुगल काल में एक पुस्तक लिखी गई थी आईने अकबरी, आईने अकबरी, ये तो इन ग्रंथों से उस समय की सामाजिक व्यवस्था का बहुत अच्छे से पता चलता है। ग्रंथों ने समाज के इस भावी स्वरूप को निर्धारित करने में काफी योगदान दिया। तो इस उपरोक्त विवरण से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वैदिक काल से ही भारत में समाज शास्त्र के विकास की परंपरा
प्रारंभ हो चुकी थी। किस समय में? वैदिक काल में, जब हमारा ऋग्वेद आया था उस समय में ही जो है यहाँ पर समाज की परंपरा स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि मध्यकाल में यह सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर कार्य प्रारंभ हुआ। अर्थात ये कि मध्यकाल आते आते हमारे यहाँ पर समाज शास्त्र में का अध्ययन कार्य प्रारंभ हो चुका था। कब? मध्यकाल में हुआ। प्राचीन काल से हम समाज शास्त्र को जी रहे हैं, लेकिन मध्यकाल में जाकर के हमने समाज शास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ किया। समझ पा रहे हैं दोस्तों? क्लियर हो पा रहा है ना? ठीक है। अब मध्यकालीन व्यवस्था पर आ जाते हैं। तो मध्यकालीन व्यवस्था क्या है भारत को लेकर के, कि भाई भारत में समाज शास्त्र के विकास में मध्यकाल की क्या जो है महत्व है या विशेष महत्व है, इस पर चर्चा करें। तो इसके अंतर्गत भी दोस्तों हमें कुछ टर्म्स देखने को मिलती है, कुछ टर्म्स देखने को मिलती है। उस टर्म के अकॉर्डिंग देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में समाज शास्त्र का एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकास प्रारंभ हो चुका था। कब? 19। अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए आप लोग कि मध्यकाल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, आप ऐसे समझिए कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में समाज शास्त्र का व्यवस्थित विषय के रूप में विकास प्रारंभ हो चुका था। मतलब ये समझ लीजिए कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में समाज शास्त्र का अध्ययन कार्य अर्थात कि कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाना प्रारंभ हो चुका था। कहां पर? यूरोप में, है ना। लेकिन भारत में 20वीं शताब्दी के पहले तक अर्थात 20वीं शताब्दी तक समाज शास्त्र पर कोई अध्ययन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। ठीक है। जो समाज का संपूर्णता में अध्ययन कर सके ऐसा कोई अध्ययन कार्य भारत में प्रारंभ 20वीं शताब्दी तक तो नहीं हुआ था। तो ऐसी दशा में भारतीयों का ध्यान भी गया कि भारत में भी चूंकि हमारे पास में समाज शास्त्र जो है बहुत ही बहुत ही सक्षम समाज शास्त्र है, जो बहुत उचित रूप से समाज की समस्या को हम सुलझा सकते हैं। तो ऐसे समाज शास्त्र का अध्ययन कार्य हम प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे? इस पर फोकस गया भारतीयों का। तो भारत में भी इस पर अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो 1914 में मुंबई के विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसको पढ़ाना प्रारंभ हुआ, अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। किसका? समाज शास्त्र। कहां पर? मुंबई विश्वविद्यालय में। कौन सी स्थिति पर? स्नातक स्तर पर। ठीक है ना। उसके बाद 1919 में अगर हम बात करें दोस्तों तो समाज शास्त्र विभाग की स्थापना हुई। 1919 में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना होती है। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ब्रजेंद्र नाथ शील के प्रयासों से अर्थशास्त्र के साथ में समाज शास्त्र को पढ़ाया जाने लगा। किसके द्वारा? ब्रजेंद्र नाथ शील के सहयोग से या प्रयासों से समाज शास्त्र का, अर्थशास्त्र का जो काम चल रहा था, अर्थशास्त्र का जो अध्ययन चल रहा था, उसके साथ में अब समाज शास्त्र को भी जोड़ दिया गया। और कौन थे ब्रजेंद्र नाथ शील? दोस्तों डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार, डॉक्टर DN मजूमदार, प्रोफेसर निर्मल कुमार, ये सब इनके जो है स्टूडेंट हुआ करते थे। किनके? ब्रजेंद्र नाथ शील जी के, जिन्होंने आगे चलकर समाज शास्त्र के विकास में एक अहम योगदान दिया। किसने? ब्रजेंद्र नाथ शील ने भी। ठीक है। तो इस प्रकार की यात्रा दोस्तों मध्यकालीन के दौरान रहती है। तो धीरे धीरे देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में भी समाज शास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। जैसे आज आप BA के अंदर पढ़ रहे हैं, MA के अंदर पढ़ रहे हैं, ये कार्य आगे चल के इसमें भी प्रारंभ हो चुका था। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में, सभी कॉलेजों में समाज शास्त्र को पढ़ाया जाने लगा। चूंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये सबसे नया सब्जेक्ट है समाज शास्त्र, है ना। बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, नया सब्जेक्ट है जो हमारे कॉलेजों में आया 1947 के से पहले तक देश में जो है समाज शास्त्र के विकास की गति बहुत धीमी थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें तो समाज शास्त्र बहुत तीव्र गति से बाद में उसने विकास किया है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत की अगर बात करें, मतलब स्वतंत्रता के बाद की बात करें, 1947 के बाद की अगर बात करें, बाद के दौर की, तो इस दौर में समाज शास्त्र को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक व्यवस्थित विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और इसके अध्ययन अध्यापन की ओर लोगों का ध्यान गया। वर्तमान 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 में देश में आधे से अधिक विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना हो चुकी है। वर्तमान में इस विषय की लोकप्रियता और उपयोगिता बढ़ती जा रही है। अब तो अनेक विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्र संबंधित शोध कार्य भी चल रहे हैं। साथ ही समाज शास्त्र के विकास की दृष्टि से कुछ शोध संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। दोस्तों इन सबसे पता चलता है
कि हम स्वतंत्रता के बाद में भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत समाजशास्त्र को किस प्रकार से महत्व दिया गया है, किस प्रकार से, क्योंकि शोध कार्य जहां स्टार्ट, देखिए शोध कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कई सारे जो विभाग हैं दोस्तों, समाजशास्त्र संबंधित विभागों की स्थापना की जा चुकी है, ठीक है ना। और प्रत्येक लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, यहां तक कि हमने पीएचडी तक इस पर स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण भारत में भारतीय वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत इसे व्यवस्थित विषय के रूप में हम मान्यता दे चुके हैं, व्यवस्थित विषय के रूप में मान्यता दे चुके हैं समाजशास्त्र को, और पूरे भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एक विशेष विषय के रूप में इसका अध्ययन कार्य अब चल रहा है, ठीक है ना। अब अध्ययन कार्य इसका चल रहा है, ठीक है। कोई डाउट है दोस्तों, कोई डाउट है यहां तक, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की, मतलब ये कि अब समाजशास्त्र की हम तुलना करेंगे कि ये विज्ञान है या नहीं है, या उसके आने वाले समय में हम बात करेंगे कि जो समाजशास्त्र है वो अन्य जो विज्ञान है उनसे हम तुलना करके देखेंगे कि क्या समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या नहीं है, और नहीं है तो किस प्रकार नहीं है, या अन्य विज्ञानों के साथ तुलना भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन होगा दोस्तों हमारा कि एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र, मतलब समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, इस पर हम स्पष्टता बात करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है और आप हमारे साथ बीए की स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, दोस्तों, और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लोधा जी क्लासेस टेलीग्राम पर लिंक है, टेलीग्राम पर आपको ग्रुप मिल जाएगा लोधा जी क्लासेस नाम से, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर लेक्चर, सभी जितने भी लेक्चर होते हैं हमारे, सभी लेक्चर की लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जितने भी नोट्स हैं, नोट्स भी आपको समग्र रूप से एक साथ यहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप आसानी से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सिर्फ तीनों ईयर वालों के लिए यही टेलीग्राम पर यही ग्रुप है। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर कॉम्पिटेटिव के लिए अगर आप टेलीग्राम पर ग्रुप ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम पर हमारा एक दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी जीके। क्या नाम है? प्रज्ञान हिंदी जी के नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन करेंगे तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सभी नोट्स और लेक्चर की लिंक आपको वहां पर प्राप्त होती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।